नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सीएम योगी से मुलाकात की है। सीएम योगी के सरकारी आवास पर ये मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई है। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम योगी के सरकारी आवास में ये मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की सीएम योगी के सरकारी आवास में मुलाकात हुई है और बताते चले कि कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा भी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है। इस दौरान सीएम योगी ने एक पौधा और मोमेंटो सीएम धामी को भेंट किया है। ये तस्वीरें लखनऊ के सरकारी आवास की, सीएम आवास की हैं, जहां पर सीएम धामी ने सीएम योगी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद सीएम योगी ने एक पौधा और मोमेंटो सीएम धामी को भेंट किया है। उधर देहरादून के रायवाला में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सरकार और संगठन में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी समेत मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया और संगठन के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आने वाले कार्यक्रम तय किए गए हैं, साथ ही तमाम राजनीतिक प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। प्रदेश भर से पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और सरकार को तमाम जनहित के सुझाव भी दिए, जिनको सरकार अमल में लाने की अब कवायद शुरू कर देगी। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दे विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक तरफ जोशीमठ समेत तमाम प्रदेश के मुद्दों को लेकर उनके नेता मुलाकात करते हैं और उसके बाद बाहर निकलकर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ जैसे संवेदनशील मामलों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, जो कि राज्य के हित में और जोशीमठ के हित में सही संदेश नहीं है। कि हम चार धाम यात्रा को पूर्व की भांति जैसे पिछले वर्ष एक रिकॉर्ड के रूप में हमारी चार धाम यात्रा चली थी और एक रिकॉर्ड बना था कि इतने 2 वर्षों के अंतराल के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने उस यात्रा में भाग लिया। इस और पहले से ही हम लोग इस वर्ष की यात्रा और अच्छी संचालित हो, अप्रैल माह से यात्रा प्रारंभ हुई है, उसके लिए हम हर प्रकार से काम करेंगे। आपदा के स्तर पर हम लोग आपदा कंट्रोल रूम, वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम और समाज को हौसला एवं हिम्मत देने का काम भी हमारे संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उधर जोशीमठ में हो रहे आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माओवादी विचारधारा से प्रभावित लोग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे लोग धार्मिक यात्रा को प्रभावित करने की साजिश कर रहे हैं, साथ ही एनटीपीसी की परियोजना को भी प्रभावित करने की साजिश की जा रही है। उनका कहना है कि इसमें सीपीआई और आयशा के पदाधिकारी शामिल हैं, जो पहले भी चीन के समर्थन में नारेबाजी कर चुके हैं। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि जोशीमठ एक सीमांत इलाका है, जिसकी सीमाएं चीन के साथ में लगती हैं। माओवादी विचारधारा से प्रभावित लोग आंदोलन कर रहे हैं। कि उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में आयशा, सीपीआई, ये इस प्रकार के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और शुरू से ही जब एक नारा लगा था
भारत चीन भाई भाई, उस नारे की, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है। आखिर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हमारी चिंता इस बात की है कि उत्तराखंड का पर्यटन बाधित न हो, और मेरा सीधा आरोप है कि इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले लोग उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन को, चारधाम यात्रा के पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं। वहां के जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो दुखी हैं, उनका कहना है कि हमारा व्यापार इस प्रकार इसके कारण चौपट हो रहा है। इसलिए मेरा ये सीधा आरोप है, आखिरकार उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन को केवल उसको रोकने का जो प्रचार हो रहा है उसका मैं विरोध करता हूं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा है। सीएम धामी ने तंज कसते हुए कहा कि जो कश्मीर विरोधी है, धारा 370 के हटाने का विरोध कर रहे थे और जिनकी वजह से एक ही देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान चलते थे, और आज जो लोग कहते हैं कि धारा 370 हटाने से कुछ नहीं होने वाला और जिनकी वजह से लगभग 40,000 लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी, आज वही कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से कर रही है, जो सीधा सीधा प्रमाण है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है और पहले से बेहतर स्थिति है। आज इस पर सभी को गर्व है। एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान के नाम से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे करके दिखाया है, जो कि अब विपक्ष को भी रास नहीं आ रहा है। वहां पर जाकर अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं। जो लोग धारा 370 हटाने का विरोध करते थे और जिनके कारण से कश्मीर में एक ऐसा परिदृश्य पैदा हो गया, एक ऐसा परिदृश्य बन गया कि देश के अंदर, एक ही देश के अंदर 2 विधान, यानी कि 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान चलते थे, और वो कहते थे कि धारा 370 समाप्त होने से कुछ नहीं होने वाला है। ये आज वहां पर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का अमन है, जिस प्रकार की शांति है, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, और राहुल गांधी भी वहां जाकर अपनी यात्रा। उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बचाव पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित राजवाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार जेएम कोर्ट ने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट के आदेश दिए थे, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उधर दूसरी ओर एडीजे कोर्ट कोटद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर 2 फरवरी को सुनवाई होनी है। देखिए, यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार ने पुलकित के नार्को टेस्ट का आदेश दिया था। उस आदेश में कुछ तकनीकी कमियों के विरुद्ध पुलकित ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की और माननीय उच्च न्यायालय ने आज उसमें सुनवाई करते हुए पुलकित के नार्को टेस्ट के संबंध में स्थगन आदेश पारित कर दिया है। देखिए, निचली अदालत में तो यह मामला अब सेशन सुपुर्द कर दिया गया है और इसमें अब 2 तारीख को अभियुक्त गणों को सत्र न्यायाधीश, जो यहाँ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय हैं, उनके यहां उपस्थित होना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं लालकुआ की, जहां तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत वन विभाग और ओरिएंटल ट्रेल्स की संयुक्त टीम ने स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की गणना की, जिसमें लगभग 190 प्रजातियों के पक्षियों को गणना के तहत चयनित किया गया, जिसमें लगभग 20% प्रवासी पक्षी पाए गए। जानकारी देते हुए प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि यह पहला मौका है जब एक संस्था के साथ वन विभाग ने स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की गणना का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें 190 प्रजातियों के पक्षी भी शामिल हैं। साथ ही बताया कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह संयुक्त प्रयास काफी सफल रहा और भविष्य में भी संचालित किया जाता रहेगा। वहीं ओरिएंटल ट्रेल्स संस्था के फाउंडर अमित शांकले ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पूर्व नैनीताल जनपद में भी अन्य स्थानों पर स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की गणना की गई, जबकि तराई पूर्वी में वन विभाग के साथ मिलकर ये पहला पक्षियों की गणना का कार्यक्रम
संचालित किया गया। देखिए, तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत जो है बहुत अच्छा जो है एक हैबिटेट है प्रवासी पक्षियों के लिए एवं जो है तो यहाँ के रेजिडेंट बर्ड्स हैं उनके लिए। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में बर्ड्स का जो सर्वे है पहले बहुत पूरा टोटल एक्सक्लूसिव सर्वे हो नहीं पाया है, तो जिसकी वजह से जो है जितनी भी प्रजातियाँ यहाँ पे बर्ड्स की है उनका जो है अध्ययन नहीं हो पाया। तो इसी क्रम में इस बार हमारे द्वारा एक ओरिएंटल ट्रेल संस्था है, इनके साथ में जो है इनके कोऑर्डिनेशन में हमारे द्वारा एक बर्ड काउंट सर्वे जो है वो करवाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम अमित शांकलिया है, मैं फाउंडर ओरिएंटल ट्रेल्स हूँ। हम लोग खुरपता नैनीताल में रहते हैं और वहाँ से हमारा एक कार्यक्रम चलता है और इस दौरान हमने ये फर्स्ट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी सर्वे जो है वो तराई ईस्ट में करवाया है। हमारा भाग्य रहा है कि हम लोगों ने ये एक सपोर्टिव प्रोग्राम तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के साथ हुआ है, जिसमें कि पार्टिसिपेंट जो हैं कम से कम 6 राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे 22 पार्टिसिपेंट जो हैं उनको 12 टीमों में डिवाइड किया गया था। ये पूरे 9 वहीं प्रदेश में अवैध खनन का खेल जमकर खेला जा रहा है। रात के अंधेरे में खनन माफिया अपने काले कारनामों को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने भी अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं क्षेत्र में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। देहरादून के अगवाई वाले क्षेत्र में गठित प्रवर्तन दल ने 24 स्टोन क्रेशर का निरीक्षण किया, जिसमें से 18 को सीज कर दिया गया है। तो खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि 24 स्टोन क्रेशर का निरीक्षण किया गया और इस दौरान 18 क्रेशर को सीज किया गया है। तो प्रशासन की तरफ से अवैध खनन की जो ये लगातार खबरें सामने आ रही थी, तो प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और खनन माफियाओं के लिए ये जो पूरा निरीक्षण किया गया और इस दौरान 24 क्रेशर का निरीक्षण हुआ और 18 क्रेशर को सीज किया गया है। जनपद उधमसिंह नगर और नैनीताल में अवैध खनन की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मुख्यालय के प्रवर्तन दल के द्वारा उधमसिंह नगर और नैनीताल में छापेमारी की गई। 27, 28 और 29 तारीख तक लगातार छापेमारी की गई और क्रशरों की जांच करना की गई। इस दौरान कुल मिलाकर 24 क्रशरों की जांच की गई, जिसमें से 18 ऐसे क्रशर पाए गए जिनके सीसीटीवी कैमरे से ये देखने पर मालूम हुआ कि रात को दिन में इनके द्वारा अवैध खनन की निकासी की जा रही है। तो इन क्रशरों के सीज कर दिया गया 18 क्रशरों को और इनके पोर्टल भी बंद कर दिए गए। उधर बाटकोट तहसील के राना गांव में देर रात एक घर में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आसपास के लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। राना गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक घर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि इससे बड़ी ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं बताते चलें कि जैसे ही आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई तो दोनों ही टीमें मौके पर पहुंची और जिसके बाद कड़ी मशक्कत करने पर इस आग पर काबू पाया गया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने के लिए मंगलौर में बने केवल कन्या पाठशाला में नई मिसाल पेश की गई है। स्कूल प्रशासन बेटियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली गांव देहात की गरीब बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिलने से वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्कूल प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर के पहल से स्कूली छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हर लड़की मुसीबत के समय अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। आज देश भर में महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे अत्याचार की वजह से कहीं न कहीं मानसिक रूप से उन्हें कमजोर समझा जाता है। इसके कारण आए दिन छेड़खानी और दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते रहते हैं। बेटियों को दी जा रही ट्रेनिंग क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकार की ओर से चलाए गए अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मंगलौर में बने केवल कन्या पाठशाला में साकार होता नजर आ रहा है। नारियां और जो स्त्रियां हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो उनके लिए हम ये सब सीखना चाहते हैं ताकि अगर कोई हमें परेशान करे तो हम सुरक्षित महसूस करें और उसका मुंह तोड़ जवाब। जैसे समाज में असामाजिक शरारती तत्व घूमते हैं तो ये लड़कियों को ना परेशान करते हैं, तो लड़कियां क्या है अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, इसलिए हमारे विद्यालय में ये निःशुल्क ही जूडो कराटे सिखाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चियां ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही हैं और कई हजार बच्चियां हमारे विद्यालय में पढ़ती हैं। ये क्या है इतनी दूर दराज क्षेत्र से आ रही हैं कि शरारती तत्व इनको छेड़ते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए ये हमने स्कीम चलाई है। अब ये हमारे प्रबंधक महोदय जी के सौजन्य से ही संभव हो पाया है कि ये लड़कियां खुद सीख के उन शरारती तत्वों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। के कार्यक्रम के अनुसार कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने का कार्य तो कॉलेज में चल ही रहा था, बेटी बचाओ के संदर्भ में ही हमने ये अपनी या लोकल सोच या यहाँ की जरूरत को समझते हुए हमने बच्चों को कराटे सिखाने का प्रयास किया है। और आपने देखा ही है कि बच्चों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस इस हाथ चलाने का, पत्थर तोड़ने का जो पैदा हुआ है, ये अपने में एक अनोखी हम लोगों का प्रयास है। यहाँ पे मई में आई थी, 2 घंटा सिखाती हूँ और 8 to 12 की सभी छात्राओं को मैं सिखाती हूँ यहाँ पे टाइकोंडो। तो सभी लड़कियों को सीखना चाहिए और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज है सभी लड़कियों के लिए। सभी लड़कियों को आत्मरक्षा आनी चाहिए और अपना दिमाग का मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। कितना उत्साह है छात्रों में? बहुत उत्साह है, हर एक छात्र अपना बहुत उत्साहवर्धन से यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और 8 to 12 सारी लड़कियां पार्टिसिपेट। प्रदेश में बीती रात से बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो बारिश ने लगातार अपना कहर ढाया हुआ है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आज भी प्रदेश में बारिश के आसार हैं, हालांकि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के संकेत जताए गए हैं। वहीं प्रदेश में हो रही बारिश के चलते निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश अभी तक प्रदेश में नहीं हुई है। हालांकि महीने की शुरुआत से प्रदेश के मौसम साफ रहने के अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। देखिए 29 और 30 जनवरी को ये बोला गया था कि बारिश बर्फबारी मिलेगी, तो वो रही है। खासकर गढ़वाल रीजन में अच्छी बारिश मिली आज जो है, लेकिन कुमाऊं रीजन में भी अब थोड़ी शुरुआत हो गई है, वहां पर भी आज वो मिलेगी एक्टिविटी। और इधर गढ़वाल क्षेत्र में भी लाइट एक्टिविटी आज भी मिलने वाली है। तो ठीक है, ये 2 दिन एक्टिविटी रही है। जहां तक बर्फबारी है तो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहां पर है, या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें कह सकता हूं 2200 मीटर तक भी मिली है। तो बर्फबारी भी मिली है और रेनफॉल भी ठीक मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर बारिश की बात करें अभी तक तो जनवरी मंथ में भी जो है उसमें कमी है अभी तक भी जो है। तो आप ये देखिए कि जो है 21.5 के आसपास हमको जो अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें
तो इतने मिलीमीटर रेन अभी तक मिली है जनवरी में। मौसम के करवट बदलते ही बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली। सुबह से शुरू हुई बर्फबारी देर शाम तक होती रही। बर्फबारी होने के चलते कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। वहीं पंडाखोली में भी इस साल की पहली बर्फबारी हुई, जिससे चारों तरफ की पहाड़ियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बर्फ से मंदिर परिसर, मंदिर मार्ग ढक चुके हैं। साथ ही शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बर्फबारी के बाद अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आगामी महाशिवरात्रि के अवसर पर भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस के 350 शिवालयों में भी महादेव का जलाभिषेक तीर्थ नगरी के पवित्र गंगाजल से किया जाएगा। गंगाजल की बोतलें त्रिवेणी घाट पर भर ली गई हैं, जिसको पैकिंग के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। दिल्ली से यह गंगाजल मॉरिशस पहुंचेगा, जहां 24 फरवरी की रात को विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। महादेव का जलाभिषेक 24 जनवरी को किया जाएगा। त्रिवेणी घाट से मॉरिशस के लिए गंगाजल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार 350 शिवालयों में, मॉरिशस के शिवालयों में जलाभिषेक होगा, और जिसके लिए त्रिवेणी घाट से गंगाजल भर के और बोतलों को पैक करके दिल्ली भेजा गया है, और वहां से ये गंगाजल मॉरिशस के लिए भेजा जाएगा। तो पैकिंग का काम पूरा होने के बाद इस गंगाजल को अब मॉरिशस भेजा जाएगा, जहां पर महाशिवरात्रि पे 350 शिवालयों में जलाभिषेक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के दयानंद आश्रम में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे। ये विराट कोहली की एक धार्मिक यात्रा है, जिसमें वे अपने परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं। इस दौरान विराट कोहली ने संतों का भंडारा कराया। बता दें कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को T20 सीरीज से ब्रेक मिला हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro-residential. उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये यूपी की सबसे बड़ी ताकत है, जो प्रोत्साहन के भाव में दम तोड़ रही थी। उनके पास कुछ भी सपोर्ट नहीं था, उल्टा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, बंदी के कगार पर था।
हम लोगों ने उस समय उसकी मैपिंग करवाई थी और फिर उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया। औद्योगिक विकास के लिए जो सबसे आधारभूत आवश्यकता है, मुझे लगता है जो 3 महत्वपूर्ण बातें उसके लिए बहुत आवश्यक है, उसमें कानून का राज हो, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, लैंड बैंक हो और एमएसएमई का एक मजबूत बेस उनके पास हो। संयोग से हम लोग तब तक इसमें काफी कार्य आगे बढ़ा चुके थे। आज परिणाम है हमारे सामने। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक किया है। कोई कल्पना कर सकता है कि मुरादाबाद का पीतल का उद्योग जो दम तोड़ रहा था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य अथॉरिटी के लोग हर दिन छापामारी करके उनको प्रताड़ित करते थे, आज पीएनजी की सुविधा उन्हें मिल गई है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है इस समय। 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का। भदोही का कारपेट उद्योग पूरी तरह बंदी की ओर था, आज 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले भदोही से है। फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग ताज के कारण बंदी की कगार पर था, आज फिर से रिवाइव हुआ है। अलग अलग जिले के अंदर लखनऊ की चिकनकारी, जितना इनको ऑर्डर मिल रहे हैं उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे। उसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को ही बढ़ाया और उसकी सबसे बड़ी ताकत हमें तब दिखाई दी जब कोरोना कालखंड में 40 लाख हमारे कामगार और श्रमिक वापस आए थे। हम लोगों ने उनका स्किल मैपिंग किया और उसमें मैंने सभी एमएसएमई यूनिट से इस बारे में अपील की थी। मैंने कहा कि कम से कम 1 या 2 लोगों को अपने यहां समायोजित करो, जब बेरोजगार नहीं रहना चाहिए।